हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, आज हमारा अध्याय छठा है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का, जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत जी का छठा संस्करण इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट करवा रहे हैं। तो दोस्तों, सारे प्रश्न एमसीक्यूज के माध्यम से कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी आईएएस प्री का जो पेपर आता है वो वैकल्पिक प्रश्न पत्र आता है, यानी कि एमसीक्यूज के माध्यम से उसमें हमारे स्किल्स चेक की जाती है। ओके दोस्तों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें, चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। और ये पूरा चैनल हमारा हिंदी माध्यम के छात्रों को पूरी यूपीएससी आईएएस पीसीएस की तैयारी करवाने के उद्देश्य से तैयार किया गया। तो दोस्तों, हिंदी माध्यम के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, अपने फ्रेंड्स को बताएं इस चैनल के विषय में। ओके दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए, भारत में नागरिकों को मिले अधिकार एवं विशेष अधिकार के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? गलत पूछ रहा है। देखिए, भारत में नागरिक यानी कि पहला चैप्टर ही हमारी नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछता है, भारत में नागरिकों को मिले अधिकार एवं विशेष अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों, ये कथन आपका सही है या नहीं है, पहले तो इसी बात को जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 15 के तहत दिया गया। किसके तहत दिया गया? अनुच्छेद 15 के तहत। आप लोग लिख लीजिए इसको, पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ, मगर एक बार फिर से आप लोगों को बता दिया मैंने। ये सारी चीजें अनुच्छेद 15 के तहत दी गई हैं, जो क्या कहता है, सरल शब्दों में बता दूं, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हमारे भारत देश में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये अधिकार तो हम लोगों को मिला हुआ है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा नहीं है। दूसरा देखते हैं, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार और वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, हम लोगों को ये सारे के सारे अधिकार हमारे संविधान द्वारा दिए गए, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए। कौन से अनुच्छेद के तहत दिए गए? संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ये सारे अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं दोस्तों। जिसमें देखिए, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई? 6 प्रकार की। सरल शब्दों में बता देता हूं, एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, और दोस्तों निर्बाध विचरण करने की स्वतंत्रता है, यानी कि हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी हम लोगों को दी गई है दोस्तों, और दोस्तों संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता भी हम लोगों को दी गई है। और लोक नियोजन, ये जो पॉइंट था आपका, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, तो दोस्तों इस विषय में बता देता हूँ, ये आपके अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। आप लोग लिख लीजिएगा अनुच्छेदों को, अगर याद करना चाहे तो। ये लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। इसे साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि भारत में सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे, ये कहा गया है। तो दोस्तों, नागरिकों को ये भी दिए गए अधिकार और विशेष अधिकार। आप देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखिए दोस्तों, भारत में लोगों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। ओके, यानी कि देखिए, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ और थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि किस अनुच्छेद के तहत आपको संपत्ति और शिक्षा से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। देखिए, आपका अनुच्छेद 29वां, देखिए आपका अनुच्छेद 29वां, अनुच्छेद 29 क्या कहता है? भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है हमें। किस किस को? भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार हमें अनुच्छेद 29 देता है। अब देखिए, शिक्षा संबंधी अधिकार हमें कौन प्रदान करता है? देखिए, शिक्षा संबंधी अधिकार हमें अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया दोस्तों, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने एवं उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता रहेगी। ओके दोस्तों, अब देखिए, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए दोस्तों, यह कहना गलत है कि भारत में जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। ये तो ओनली हमारे अमेरिका में होता है। भारत में व्यक्ति जन्म के साथ साथ ही प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। देखिए, पूरी लाइन सुन लीजिए, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं,
और देखिए जबकि अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक, जन्म से जो व्यक्ति होते हैं अमेरिका के वास्तविक नागरिक, वही नागरिक अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये चौथा पॉइंट गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में नागरिकों के लिए संवैधानिक उपबंध किए गए हैं? देखिए संवैधानिक उपबंध के विषय में वो आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन उसने दिया है भाग प्रथम में अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग द्वितीय में अनुच्छेद 5 से 11 तक, या फिर भाग तृतीय में अनुच्छेद 14 से 18 तक, या भाग चौथे में अनुच्छेद 19वां। तो आप लोगों को बता देते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर आपका भाग द्वितीय है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। देखिए दोस्तों संविधान के भाग द्वितीय में, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में चर्चा की गई? नागरिकता के बारे में। और देखिए दोस्तों इस संबंध में स्थायी यानी कि परमानेंट और विस्तृत उपबंध अवेलेबल नहीं है, यानी कि उपलब्ध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय, यानी कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो जो लोग संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। ओके दोस्तों, इससे ना तो इसके अधिग्रहण और ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। ओके दोस्तों दोबारा सुन लीजिए, इसमें जो संविधान का भाग द्वितीय है जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 आते हैं, इसमें इनके अधिग्रहण और ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा नहीं की गई है दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये संसद जो हमारी भारतीय संसद है उसे इस बात का अधिकार देता है कि नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए, यानी कि कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया इन्होंने? नागरिकता से संबंधित मामलों के कानून बनाने का अधिकार संसद ने अपने पास सुरक्षित या संसद को प्रदान कर दिया गया। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, भारतीय संसद ने नागरिकता के संदर्भ में कौन सा अधिनियम लागू किया? प्रश्न बड़ा ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संसद ने नागरिकता के संदर्भ में कौन सा अधिनियम लागू किया? नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1957, नागरिकता अधिनियम 1992, नागरिकता अधिनियम 2003। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों भारतीय संसद ने नागरिकता के संदर्भ में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया था। कौन सा लागू किया था? 1955 लागू किया था। देखिए दोस्तों नागरिकता अधिनियम द्वारा 1955 में जो नागरिकता अधिनियम जो लागू किया गया था 1955 में, परंतु दोस्तों इसमें 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और लास्ट में आपका 2019 में संशोधन किए गए हैं। अधिनियम कौन सा था? नागरिकता अधिनियम 1955। और दोस्तों इसमें संशोधन कितनी बार हो गए देखिए गिनिए, 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, यानी कि कुल मिलाकर के अभी तक आपके 9 बार संविधान संशोधन हो चुका है नागरिकता के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? नागरिकता के संबंध में। तो इस पॉइंट को आवश्यक रूप से लिख लेना आप, कितनी बार हो चुका है? 9 बार। आगे देखिए नागरिकता संशोधन विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से किस धर्म के मानने वालों को नागरिकता नहीं दी जाएगी? हिंदू धर्म के लोगों को, मुस्लिम धर्म के लोगों को, पारसी धर्म के लोगों को, ईसाई धर्म के लोगों को। तो दोस्तों इसका सटीक उत्तर आपका मुस्लिम धर्म के लोगों को। देखिए दोस्तों नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में आया था दोस्तों, और इसमें खास क्या है पहले तो ये जाने। देखिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उससे आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म से संबंध रखने वाले लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, यानी कि देखिए यहाँ मुस्लिमों को छोड़ दिया गया। आगे देखिए अधिनियम में इन देशों के मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का जिक्र ही नहीं किया गया है। दोस्तों जब जिक्र नहीं किया गया तो नागरिकता दी ही नहीं जाएगी। ओके दोस्तों देखिए वर्णित 6 धर्मों, यानी कि 6 धर्म कैसे हुए आपके? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, तो 6 धर्म ही तो हुए। तो वर्णित 6 धर्मों के संदर्भ या वर्णित 6 धर्मों से संबंध रखने वाले जिन प्रवासियों ने 31 दिसंबर 2004 की तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया वो भारतीय नागरिकता हासिल कर सकेंगे। ये प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों संविधान निर्माण के उपरांत यानी संविधान निर्माण के बाद संविधान के अनुसार निम्न में से
कौन सी श्रेणी के लोगों को भारत का नागरिक नहीं माना गया, यानी किसे भारत का नागरिक नहीं माना गया, ये पूछ रहा है आपसे। ओके दोस्तों, देखिए पहला, व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। देखिए जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी होगा उसे तो भारत का नागरिक मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उसे आवश्यक रूप से भारत का नागरिक ही माना जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, यानी कि पाकिस्तान से स्थानांतरित होकर के भारत आया हो। और देखिए कब आया हो इसके विषय में बता देते हैं। देखिए जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता, दादा दादी, यानी कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वे भारत का नागरिक बन सकता है। ओके दोस्तों, यानी कि आपका पॉइंट दूसरा भी सही है। पॉइंट तीसरा, देखिए व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो, यानी कि 1947 में जो मारकाट हुई थी उस समय व्यक्ति पाकिस्तान चला गया हो और उसके बाद वापस लौट आया हो और उसने दो तो प्रार्थना पत्र भरा हो भारत की नागरिकता का, तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। देखिए बता देता हूं आप लोगों को, एक व्यक्ति जो मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया, यानी कि चला गया, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। ये आपके किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? ये आपके अनुच्छेद 7 के अंतर्गत दिया गया है। किसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 7 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। आगे देखिए भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, देखिए ये जो प्रावधान आपका किया गया है अनुच्छेद 8 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। पूरा सुन लीजिए इसको। देखिए एक व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण, कूटनीतिक तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो दोस्तों। ओके दोस्तों, यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकें, ऐसा अनुच्छेद 8 के अंतर्गत वर्णित किया गया दोस्तों। आगे देखिए 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया। दोस्तों जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया और लौट कर नहीं आया, ना वो भारत में रहना चाहता, उसे भारत की नागरिकता कैसे भी नहीं दी जा सकती। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपका 5वां पॉइंट पूरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यानी कि अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे किस अनुच्छेद के तहत भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? ओके दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन और एक अच्छा प्रश्न है यहाँ पर कि किस अनुच्छेद के तहत उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 9 के तहत, अनुच्छेद 6 के तहत, अनुच्छेद 7 के तहत या अनुच्छेद 8 के तहत? तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 9 के तहत ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। संसद को नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि या कानून बनाने के अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिए गए? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न और एक अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। संसद को नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि या कानून बनाने के अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिए गए? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं ये अधिकार हमारी भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के तहत दिए गए हैं। देखिए संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन यानी कि नागरिकता जो ग्रहण कर सकता है और नागरिकता को समाप्त करने के साथ नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों को या अन्य सभी विषयों से संबंधित विधि यानी कि कानून बना सकेगा। ओके दोस्तों, यह अनुच्छेद 11 के अंतर्गत कहा गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। नागरिकता अधिनियम 1955 राष्ट्रमंडल नागरिकता को किस अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया? देखिए राष्ट्रमंडल देशों में वो सभी देश आते थे जिन पर कभी ब्रिटेन का कब्जा या ब्रिटेन का आधिपत्य रहा था। तो 1955 में राष्ट्रमंडल के जो जितने भी देश थे उन सभी लोगों को राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता प्रदान की गई थी। वो क्या था? नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा राष्ट्रमंडल नागरिकता को किस अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया? अब दोस्तों उसको निरस्त किस अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया था वो देखिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही उत्तर आप लोगों को बता देते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। देखिए 1955 ने भी राष्ट्रमंडल
नागरिकता प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? नागरिकता अधिनियम जो था, जो पहले बना था 1955 ने, राष्ट्रमंडल को नागरिकता प्रदान की। लेकिन इस प्रावधान को यानी कि नागरिकता को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। किसके द्वारा निरस्त किया गया? 2003 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब आपके अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नागरिकता अर्जन करने की 5 शर्तों में से कौन सी शर्त गलत है? देखिए, जन्म से नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, प्राकृतिक रूप से या विदेशियों को दी जाने वाली है। तो दोस्तों, पहले पॉइंट के विषय में आप लोगों को बता दूं कि पहला जो पॉइंट है वो सही है, जन्म से। देखिए, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व। कब? 1 जुलाई 1947 यानी कि 1947 का जो गदर हुआ था उससे पहले जो व्यक्ति जन्मा और अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिकता होगा। देखिए, यानी कि 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति, अब वो चाहे कोई भी हो, अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता, यानी कि उसके माता पिता भी भले ही जन्म से भारतीय हो, उसके बाद भी वो 1947 के बाद कोई बच्चा भारत में जन्मा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ओके दोस्तों, जन्म से भारत की नागरिकता ये कहती है। अब देखिए, वंश के आधार पर, देखिए वंश के आधार पर मैं आप लोगों को बता दूं, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद और उस यानी कि 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। ओके दोस्तों, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1952 से पहले कोई व्यक्ति अगर भारत से बाहर रह रहा हो तो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है और उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। ये कंपलसरी रूप से प्रावधान कर दिया गया, परंतु जन्म के समय उसका पिता भारतीय होना या भारतीय नागरिक होना कंपलसरी है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए गलत क्या है। पंजीकरण के द्वारा भी हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं, प्राकृतिक रूप से भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। देखिए, विदेशियों को दी जाने वाली नागरिकता, जो 1995 का जो नागरिकता अधिनियम था उसमें नागरिकता अर्जित करने की जो 5 शर्तें थी उसमें एक शर्त ये वाली शर्त नहीं थी, बल्कि इसके स्थान पर शर्त थी क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। क्षेत्र समाविष्टि द्वारा यानी किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाएगा तो उस क्षेत्र के नागरिकों को भारत द्वारा स्वतः ही नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो देखिए भारत सरकार ने नागरिकता आदेश जारी किया, 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था और वहां के सभी लोगों को भारत का मूल नागरिक माना गया था। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग यहां तक सब अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है आपका 10वां, नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पूछ रहा नागरिकता समाप्त कैसे होती है। देखिए, स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी के द्वारा, वंचित करने द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा बर्खास्तगी। तो देखिए, यहाँ पर कथन सही नहीं है पूछ रहा। तो देखिए, मुख्यमंत्री को नागरिकता समाप्त करने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि नागरिकता को तो व्यक्ति स्वैच्छिक त्याग से भी कर सकता है, बर्खास्तगी के द्वारा हो सकती है या वंचित करने द्वारा हो सकती है। अब देखिए, स्वैच्छिक त्याग में क्या आ जाता है? देखिए, स्वैच्छिक त्याग में आ जाता है एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु यानी कि अपनी 18 वर्ष की जो आयु जब कर चुका हो और उसकी क्षमता हो, उस जो व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता का त्याग कर दे। ओके दोस्तों, देखिए, और अगर त्याग नहीं कर सकता है, अगर भारत की नागरिकता का त्याग नहीं करता है तो 18 वर्ष यानी कि 18 वर्ष पूरी होने पर वह भारत का नागरिक बन जाता है। अगर उसने अपनी इच्छा से त्याग कर दिए भारत की नागरिकता, कोई बच्चा भी है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर त्याग नहीं करी है और 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां। प्रश्न नंबर 11 से पहले बर्खास्तगी के द्वारा बता देते हैं बर्खास्तगी के द्वारा कैसे होती है। देखिए, यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले और उसकी नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। ओके दोस्तों, समझ गएंगे। जैसे कोई व्यक्ति जाकर के अगर अमेरिका की नागरिकता अपनी इच्छा से ग्रहण कर लेगा तो उसकी जो भारत की जो नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और देखिए, ये जो प्रावधान है उस समय लागू नहीं होगा जब भारत युद्ध में व्यस्त होगा। ओके दोस्तों, भारत अगर युद्ध में व्यस्त है उस समय अगर आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं तो उस समय ये आपका ये व्यवस्था आप पर लागू नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है देखो, वंचित करने द्वारा। देखिए, वंचित करने द्वारा कैसे हो सकता है? देखिए, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त करिए तो आपको वंचित कर दिया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा।
ओके दोस्तों, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया तो भी हमारी केंद्र सरकार द्वारा उसे बर्खास्त करने का अधिकार होगा। ओके दोस्तों, ना कि मुख्यमंत्री द्वारा। जब भी तो मैंने ऑप्शन गलत करा, मुख्यमंत्री द्वारा नहीं होगा बल्कि केंद्र सरकार दूसरे हमारे देश का नागरिक नहीं मान सकती है। ओके दोस्तों, देखिए यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित कर लिया तो उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दे दी तो भी उसकी नागरिकता को कैंसिल किया जा सकता है। देखिए, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो तो भी भारत की नागरिकता को स्वतः ही समाप्त मान लिया जा सकता है। ओके दोस्तों, अगला नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11वां। भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, एकल और दोहरी दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। देखिए अच्छे से सुनना, देखिए भारतीय संविधान संघीय है और इसे दोहरी राज पद्धति को अपनाया। राज पद्धति कौन सी अपनाई है? दोहरी, केंद्र और राज्य की। और देखिए लेकिन उसने नागरिकता की व्यवस्था कौन सी अपनाई? केवल एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाया। ओके दोस्तों, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही रहेंगे, ऐसा कि नहीं है भारत की भी नागरिकता ग्रहण कर ले और अमेरिका की और स्विट्जरलैंड की भी नागरिकता ग्रहण कर ले। देखिए भारत में सभी नागरिकों को, चाहे उनका जन्म कहीं और, निवास कहीं और, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जबकि अमेरिका में क्या होता है, देश की नागरिकता अलग ली जाती है, राज्य की नागरिकता अलग ली जाती है। और भारत में, हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो आपकी एक ही नागरिकता होगी, या मध्य प्रदेश वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश जाएगा तो उसकी एक ही नागरिकता होगी। ऐसा नहीं है कि उसे राज्य के लिए अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां। भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन पहला सितंबर 2000 एमएल सिंघवी द्वारा, अक्टूबर 2015 मदन मोहन मालवीय द्वारा, जनवरी 2000 राधा रमन जी द्वारा, निम्न में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति का गठन आपके सितंबर 2000 में एमएल सिंघवी जी की अध्यक्षता में किया गया था। सुन लीजिए, सितंबर 2000 में भारत सरकार यानी कि विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा पर एमएल सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। ओके दोस्तों, और इस जो समिति, जो उच्च स्तरीय समिति, से क्या नाम दिया गया? एमएल सिंघवी समिति। इस नाम से जाना जाता है, एमएल सिंघवी समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 13वां। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की मांग किसके द्वारा की गई थी? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, एमएल सिंघवी समिति द्वारा, नेहरू रिपोर्ट द्वारा, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की मांग आपकी एमएल सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एमएल सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। देखिए क्यों? इस समिति ने आपकी जनवरी 2002 में रिपोर्ट सौंपी थी। कब रिपोर्ट सौंपी थी? जनवरी 2002 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने सौंपी। और इस रिपोर्ट सौंपते समय इन्होंने क्या कहा वो और सुन लीजिए। देखिए, इन्होंने कहा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की। उन्होंने कहा भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, कुछ विशेष देशों में रहने वालों को। यानी कि उनका कहना था कुछ विशेष देशों में लोगों पैसा कमाने के लिए जाते और वहां रहते तो उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए। इन्होंने दोहरी नागरिकता की मांग की थी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 14वां। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में कौन सा प्रावधान किया गया? देखिए प्रश्न नंबर 14 में के विषय में बता देता हूं आप लोगों को। पहले देखिए एमएल सिंघवी के विषय में कुछ और जानकारी देना चाहूंगा आपको। एमएल सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी उसमें इन्होंने एक चीज और इम्पोर्टेंट रूप से कही थी कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, देखिए 2 देशों को छोड़ा था वहां पर भी, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान भी हटा दिए थे। यानी कि राष्ट्रमंडल देशों के सभी नागरिक भारत के नागरिक नहीं होंगे, जो भारत में रहते हैं वही भारत के मूल नागरिक होंगे। ओके दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14वां या 14वां। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में कौन सा प्रावधान किया गया है? देखिए इसने विदेशी भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया, या फिर भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान दिए गए, या फिर विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं
कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में जो प्रावधान किया गया था वो था आपका विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया था। इसके विषय में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए 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 नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया और 16 निर्दिष्ट देशों के पीआईओ यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए थे। ओके दोस्तों, अब आपकी जो पहली लाइन दी गई है इसे और देख लीजिए। इसने विदेशी भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया। देखिए, विदेशी भारतीय नागरिकता यानी कि विदेशी भारतीय नागरिकता को ओसीआई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओसीआई कहा जाता है, ओसीआई। अब देखिए, ओसीआई की फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है ओसीआई की फुल फॉर्म? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि विदेशी भारतीय नागरिकता। अब देखिए, एक अधिनियम आया था आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम 2015। इसने विदेशी भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया था। किसने करा था? अधिनियम आया था 2015 के ने, 2015 ने इसे संशोधित कर दिया था। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान किए गए। ये प्रावधान आपके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में किए गए थे। कब किए गए थे? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में किए गए थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर, भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर ओसीआई कार्ड स्कीम कब शुरू की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। ओसीआई कार्ड स्कीम कब शुरू की गई थी? 1 दिसंबर 2005 में, 26 दिसंबर 2001 में, 30 दिसंबर 2004 में, निम्न में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, ओसीआई कार्ड स्कीम यानी कि भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर की जो स्कीम थी 1 दिसंबर 2005 को शुरू की गई थी। ओसीआई की फुल फॉर्म आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ क्या था? ओ से तो क्या हो गया यहाँ पर? देखिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है दोस्तों, देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में ओसीआई यानी भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान को संशोधित कर दिया और ओसीआई कार्ड होल्डर नाम से नई योजना शुरू की गई। ओके दोस्तों, जिससे पीआईओ को कार्ड स्कीम और ओसीआई कार्ड स्कीम को मिलाकर एक कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? जिस स्कीम में पीसीआई कार्ड स्कीम को मिलाकर के और ओसीआई कार्ड स्कीम को मिलाकर के एक कर दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 आपका, पीआईओ कार्ड स्कीम कब शुरू की गई थी? पीआईओ कार्ड स्कीम कब शुरू की गई थी? 19/8/2002, 1/12/2005, 2/1/2006, 5/2/2008। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, ये स्कीम आपकी 19 अगस्त 2002 को शुरू की गई थी। पीआईओ कार्ड स्कीम, इसको और इन दोनों स्कीमों को मिलाकर के ये स्कीम ला गई थी ओसीआई कार्ड स्कीम। दोनों को मिलाकर के ओसीआई कार्ड स्कीम लाई गई थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 70वें प्रश्न की ओर। पीआईओ स्कीम को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा रद्द किया गया? इसको रद्द भी कर दिया गया था। रद्द करने के बाद ही तो इन दोनों को मिलाया गया था दोस्तों। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कब रद्द किया गया था? रद्द किस संशोधन अधिनियम द्वारा रद्द किया गया था? देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा, या फिर आपके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा, या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 या 3। ओके दोस्तों, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा इसको रद्द किया गया था। और देखिए दोस्तों, ओसीआई कार्ड स्कीम और पीआईओ स्कीम को एकल स्कीम करने के लिए भारतीय संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया, जिसमें पीसीआई स्कीम को 9/1/2015 रद्द करने की तारीख भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 9/1/2015 लिख लेना अच्छे से। 9/1/2015 को रद्द कर दिया गया और अधिसूचित किया गया है कि सभी चालू पीआईओ कार्ड धारक 9/1/2015 को ओसीआई कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। कौन से मान लिए जाएंगे? ओआईसी कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18,
विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? पहला भाग 7A, भाग 8, भाग 9, भाग 10। तो दोस्तों पहले इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, इसका जो पंजीकरण किया जाता है वो संविधान के भाग ए के तहत किया जाता है। अब देखिए भाग 8 के अंतर्गत क्या आता है, लिख लेना। भाग 8 के अंतर्गत नागरिकता का परित्याग क्या आता है? भाग 8 नागरिकता का परित्याग से संबंधित है। और आपका भाग 9 आपका नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार, नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार भाग 9 के अंतर्गत है। दोबारा बोल रहा हूं, नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार भाग 9 के अंतर्गत है। और देखिए भाग 10वें के अंतर्गत क्या है? भाग 10वें के अंतर्गत नागरिकता से वंचित करना। क्या आता है भाग 10वें के अंतर्गत? नागरिकता से वंचित करना। लिख लेना इन पॉइंटों को। आगे देखिए प्रश्न नंबर 19वां, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण रद्द होना किस धारा के तहत किया जाता है? यानी कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण रद्द होना, यानी पंजीकरण को रद्द किस धारा के तहत किया जाता है? देखिए भाग 11वां, भाग 7वीं, 7B या भाग 7C या भाग 7D। तो दोस्तों पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं आपको। ये कार्य आपका भाग 7D के तहत किया जाता है। परंतु देखिए भाग 11 में मैं बता देता हूँ क्या आता है। भाग 11 में आता है राष्ट्रमंडल नागरिकता जो निरस्त की गई थी, वो भाग 11 के अंतर्गत आती है। और भाग आपका 7B के अंतर्गत आपकी विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर को अधिकार प्रदान करना। विदेशी विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर को अधिकार प्रदान करती है आपकी भाग 7B। और 7C क्या करती है? देखिए विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड का परित्याग कौन करता है? 7C के तहत किया जाता है। ओके, डी के बारे में आपको बता ही चुका हूं मैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन भारत में नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है? निम्न में से कौन भारत में नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है? केंद्रीय कैबिनेट, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, विधि आयोग। तो आप लोग को बता देते हैं, भारत में नागरिकता के अधिकारों की रक्षा आपकी संसद करती है। कौन करता है दोस्तों? संसद द्वारा की जाती है। ओके दोस्तों, आज के हमारे प्रश्न पूरे हुए। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे बताई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। कल आपको एक नए अध्याय के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।